बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल के अंदर हमने जनाब एक्सटर्नल जो असेसमेंट है उसको डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय फ्रेड आर डेविड। अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने एक्सटर्नल असेसमेंट को देखना है जी, कि बेसिकली हमारा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल है उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में देखना है कि एक जो फर्म है या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो मॉडल है उसमें फर्म्स जो हैं वो एक्सटर्नल ऑडिट क्यों करती हैं। याद रहे हमारे पास यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस होता है जिसमें हमारे पास चार चीज़ें हैं: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। हमारे जो पहले वाले जो दो एलिमेंट हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसका ताल्लुक इंटरनल ऑडिट के साथ होता है या इंटरनल असेसमेंट के साथ होता है। और आखिरी वाले जो दो आइटम्स हैं, वीकनेस एंड थ्रेट्स जो हैं, सॉरी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, उनका ताल्लुक एक्सटर्नल ऑडिट के साथ होता है। अब यहाँ पे आज जिस चैप्टर का हमने जिस पे डिस्कशन करनी है वो एक्सटर्नल ऑडिट है। एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर हमारे पास क्या होता है जी, एक फर्म जो है वो अपने जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं उनको देखती है, एनालाइज करती है कि वो किस हद तक उसके लिए फ़ायदे में है और नुकसानदेह हो सकती हैं। एक्सटर्नली जो चीज़ें होती हैं वो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्ट जो ताल्लुक होता है वो माहौल के, वो टेक्नोलॉजी, वो गवर्नमेंट, वो पॉलिटिकल सिचुएशंस के बदलने या ना बदलने के साथ होता है। अगर ये सिचुएशन बदलें तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं जैसे कोविड-19 की वजह से बड़ी सी सिचुएशंस और बिजनेसेस के वर्किंग एटीट्यूड्स में नुमाया तौर पे तब्दीली आई है। तो उसको आप देखें, कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनली कुछ भी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आ जाएँ, आप उसको बआसानी चेंज कर सकते हैं। तो की एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी हैं जी, जो कि एक्सटर्नल ऑडिट में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। उसमें सबसे पहले इसमें आता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, सोशल कल्चरल फोर्सेस हैं, डेमोग्राफिक, नेचुरल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कम्पेटिटिव। ये वो वाली फोर्सेस हैं जिनका ताल्लुक एक्सटर्नल ऑडिट के साथ होता है। वंस अगेन जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये मॉडल आपके सामने आ रहा है, तो मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इस मॉडल को आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इसके अंदर पूरे की पूरी आपकी बुक सर्कुलेट कर रही होती है। हमने पिछली वीडियो के अंदर ये वाला बुलेट जो था इसको कंप्लीट किया, और आज जिस वीडियो में बात कर रहे हैं वो ये वाला बुलेट है हमारा। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर ही तीन फेजेस होते हैं। पहला फेज़ फार्मूलेशन का, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन का, और तीसरा जो है वो एवेल्यूएशन का है। तो अभी हमारा जो फेज़ चल रहा है वो फार्मूलेशन का है, हम फार्मूला लगा रहे हैं उसके अंदर। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं जी। वो ये कहता है कि जैसे मैंने स्टार्ट में ये बात की थी कि एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर जितने भी फैक्टर्स, फोर्सेस आती हैं, इसका ताल्लुक जो है वो स्वॉट एनालिसिस के आखिरी दो एलिमेंट्स के साथ है, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे के सारी उस मॉडल के साथ क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, उसके साथ एसोसिएट हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विद डिटेल। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एक्सटर्नल ऑडिट। आप एक्सटर्नल ऑडिट कैसे परफॉर्म करते हैं, वो ये कहते हैं टू परफॉर्म, यहाँ से ये पैराग्राफ है कि जब भी आप एक्सटर्नल ऑडिट परफॉर्म करेंगे आपको कंपेटिटिव इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए, इकनॉमिक, ठीक है, और इंफॉर्मेशन कल्चर के बारे में, डेमोग्राफी, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। देखें, अगर आप इंडिया में जाके मैकडोनल्ड्स या बीफ बर्गर देंगे तो आपको जूते ही पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो अपनी वो बहस बहस जो होती है या बीफ का जो करते हैं उसकी वो बड़ी कदर करते हैं, और वो कहते हैं कि जैसे वो हमारी माता है। और पाकिस्तान में तो खैर उसको खाई जा रहे होते हैं दबादब जितना खा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपने ज़रूर परफॉर्म करनी है, क्योंकि ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल में नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द, अब प्रोसेस के बाद जो अगली चीज़ आ रही है, अच्छा उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि वो ये कहता है कि मैगज़ीन्स सच एज़ इंफॉर्मेशन आपको जो है एक्सटर्नली वो ट्रेड जर्नल से भी मिल सकती है, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनसे भी मिल सकते हैं, जो मैगज़ीन्स वगैरह होते हैं उनसे भी मिल सकती हैं। और इसके साथ साथ जो आपके सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देने में अपना एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द, एक इम्पोर्टेंट बुलेट आ रहा है। ये अक्सर औकात बुलेट ना पेपर में आता होता है और कहता होता है कि इस पर आप क्या करें, नोट लिखें। ठीक है, अब जो हमारा इसमें इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल व्यू है, इसके अंदर वो क्या बात करते हैं बेटे, इसके अंदर वो ये बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो इंटरनल फोर्सेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, उन फोर्सेस के ऊपर या उन फैक्टर्स के ऊपर
ज़्यादा कंसिड्रेशन पे करनी चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके। देखें, जिन लोगों को ये आइडिया था कि कोविड की वजह से हालात 1-2 साल तक ख़राब रहेंगे, उन लोगों ने देखें जी अपने आप को कैसे मॉडिफाइड कर लिया और अभी भी वो सर्वाइव हैं। लेकिन जिन लोगों ने उन हालात के मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं था किया, तो आज देख रहे हैं वो बिज़नेसेस बंद हो गए हैं, वो ग्रांट्स के मुंतज़र हैं कि कब सरकार आएगी, हमें पैसा देगी और हम जनाब उसके पैसे पे अपना बिज़नेस खड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ है कि IOU जो है, इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें और भी पॉइंट्स आएंगे, वो हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं जी। इकोनॉमिक्स का जब भी टॉपिक आ जाए तो आप याद रखें वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। ये वो वाली फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से डिमांड ज़्यादा होती है या डिमांड में नुमाया तौर पर कमी भी आती है। अगर डिमांड में कमी आ जाए तो समझे आपकी सेल्स जो है वो डिक्रीज़ होने के चांसेस भी मौजूद होते हैं। और यहाँ तक ये इनफ है, ये पैराग्राफ जो है आप ऐड करें इसमें। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द, आगे हम चलते हैं। मैं इसलिए इसको क्विकली कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ आपने जस्ट वही करनी है, बाकी इररिलेवेंट चीज़ें हैं आपकी। सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एनवायरनमेंट फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अब सोशल कल्चर जी, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल कहते हैं किसी भी मुआशरे के अंदर जब हम रहते हैं ना, तो उस कल्चर के सोसाइटी के अंदर जो एथिक्स नॉर्म्स वगैरह होते हैं, इसी तरह ये कल्चर क्या होता है कि वो एक कॉलोनी के छोटे छोटे कल्चर, दूसरी तीसरी चौथी, और जब सबके मिलते हैं तो एक बड़ा कल्चर बनता है, जिसको हम पंजाब सिंध बलूचिस्तान का कल्चर कहते हैं। बेसिकली सोशल जो है ये कल्चरल पार्ट का ही हिस्सा है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द डेमोग्राफिक है, जिसमें हम एज, जेंडर, उसका जो है जेंडर का जो सेक्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, एजुकेशनल लेवल वगैरह, ये चीज़ें सारी की सारी डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे वो चेंज होता जा रहा है और लोगों के ट्रेंड जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जी, ये वो वाला इन्वायरमेंट है मतलब नेचुरली जिसमें चीज़ें जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं कि पहले लोगों के काम करने का स्टाइल क्या था, बाद में क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ, या नेचुरल जो आपके पास चीज़ें मिल रही हैं या बन रही हैं उसमें नुमाया तौर पे क्या कमी है, इजाफा हो रहा है, जैसे नेचुरल रिसोर्स वगैरह होते हैं, ETC। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप अपने माइंड में रखते हैं। और उसके बाद अगर मैं आगे थोड़ा सा मूव करूँ, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल इशू की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो है वो देखते हैं जी कौन सी हालात कैसे चल रहे हैं सियासी तौर पे। जैसे पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं जलसे जुलूस चल रहे हैं, ऊपर से कोरोना की सिचुएशन बड़ी बिगड़ी हुई है, ऊपर से जुलूस हो रहे हैं, तो पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी है। गवर्नमेंट वो देखते हैं कि गवर्नमेंट कौन सी है, क्या गवर्नमेंट मांगने वाली है या लगाने वाली है, सॉरी टू से। और उसके बाद लीगल फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं वो क्या इंडस्ट्रीज़ के हक़ में हैं या उनके ख़िलाफ़ हैं। तो अभी पाकिस्तान में क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं ये कोशिश यही कर रही होती हैं, जो फोर्सेस हैं कोशिश यही करती हैं कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। अलबत्ता इट डिपेंड ऑन सिचुएशन कि सिचुएशन कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब चल रही है। उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं स्पीड से, तो वो है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। टेक्नोलॉजी भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी अपना एक रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी वेलफेयर में, मतलब उसकी कामयाबी पे या उसके नुकसान पे। क्योंकि इंटरनेट आपको पता है कि पूरी दुनिया में उसने धमाल मचा दी है, धूम मचा दी है, और इंटरनेट की कामयाबी की वजह से लोग जो है बड़ा आगे तक मूव कर रहे हैं। अब जो है बेसिकली जैसे 3G टेक्नोलॉजी थी, 4G या 5G पे काम भी हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें आप जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। टेक्नोलॉजी के बाद आगे आता है कंपेटिटिव फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट जी। कंपेटिटिव यानी कि कंपेटिटिव फोर्सेस होती हैं कि जैसे आप पंजाबी में कहते हैं जी वो बंदा पतलून खींच रहा है आपकी, तो जितनी फोर्सेस आपके सामने होंगी उतना ही आप जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे ये मिचेल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल भी हमने आगे डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास सप्लायर की एंट्री होती है, बायर की एंट्री होती है, फिर उसके बाद हमारा इसमें कस्टमर होता है, परचेज सेल्स होती हैं हमारी, फिर सब्स्टिट्यूशन होता है, रिवेलरीज होते हैं ये लोग। तो ये बेसिकली जो है ये चीज़ें कंपटीशन में आ जाती हैं या कंपेटिटिव फोर्सेस होती हैं जिनको हमने हैंडल या मैनेज करना होता है, और जितना अच्छा हम इनको मैनेज कर लेते हैं उतना ही हमारे ये हक़ में जाता है या हमारी बेहतरी में जाती हैं ये चीज़ें। तो ये बेसिकली फोर्सेस हैं जो कि हमारी एक्सटर्नल ऑडिट के दौरान हमारे सामने आती हैं, और उसको अगर हमने मैनेज करना सीख लिया तो समझें
हम मार्केट में फ्यूचर के किंग होते हैं। अब ये नेक्स्ट वन इज़ द CIA प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, कंपेटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। कंपेटिटिव इंटेलिजेंस जो है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सोर्स है। देखिए एक इंसान भी जो है ना वो कंपेटिटिव इंटेलिजेंस में आ जाता होता है। कैसे? अगर तो वो अपने आप को मार्केट में आने वाली चेंजेस से आगाह रखता है या अपडेट रखता है, तो वो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो लेने के बाद लोग दंग रह जाते हैं कि यार ये बंदा जो था, ये बंदा तो इस फील्ड का था और ये इस फील्ड में अचानक से कैसे आ गया। उनको नहीं था पता कि इस फील्ड के अंदर मतलब ये बंदा इस फील्ड में कैसे है, क्योंकि इस बंदे के पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज बहुत ज़्यादा था किसी भी ट्रेंड के हवाले से या उसके बारे में। नहीं जी, ये बेसिकली आपका आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आ रहा है मिचेल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर ये डिस्कस किया था आपसे कि हमारे पास जो है जो कंपेटिटिव इंटेलिजेंस है उसके हवाले से मिचेल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल भी आएगा।